बीजेपी की दूसरी और कांग्रेस की पहली लिस्ट आ चुकी है और बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट के अंदर 83 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं 33 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया और अब सबकी निगाहें टिकी हैं उन सीटों पर जहां कांटे की टक्कर होने की संभावना है। अब इसमें सबसे पहला नाम है नाथद्वार, जहां कांग्रेस नेता सीपी जोशी का मुकाबला होगा मेवाड़ राजघराने के विश्वराज सिंह मेवाड़ से। बीजेपी ने विश्वराज सिंह मेवाड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। विश्वराज सिंह कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर विधानसभा में जहां किरोड़ी लाल मीणा का मुकाबला दानिश अबरार से है, तो उधर लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा का मुकाबला सुभाष महरिया से है। वहीं मालवीय नगर विधानसभा में अर्चना शर्मा और कालीचरण सराफ के बीच कड़ा मुकाबला होगा। तो ये कांटे का मुकाबला है और कौन कौन सी ऐसी सीट हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल सुजानगढ़ विधानसभा में मनोज मेघवाल कांग्रेस पार्टी से और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से संतोष जो हैं वो टक्कर देंगे। पुष्पेंद्र भारद्वाज सांगानेर से, वहीं भजनलाल जो हैं वो बीजेपी से टक्कर देंगे। और इसी तरीके से अलवर ग्रामीण की बात की जाए तो टीकाराम जूली कांग्रेस से और उनको टक्कर भारतीय जनता पार्टी से मिल रही है। वहीं बायतू विधानसभा में हरीश चौधरी कांग्रेस पार्टी से और बालाराम मूड बीजेपी से। वहीं बागीदौरा विधानसभा का जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। डूंगरपुर विधानसभा से जो टिकटों का ऐलान हुआ दोनों तरफ से, वो भी लगातार आप देख पा रहे हैं। तो ये अलग अलग सीटें हैं जहां पर कौन किस पर कितना भारी होगा और ये कांटे का जो मुकाबला है ये कितना कड़ा होने जा रहा है। सवाई माधोपुर किरोड़ी लाल मीणा और दानिश अबरार, ये आमने सामने की टक्कर है। नाथद्वार विधानसभा सीपी जोशी और विश्वराज सिंह। वहीं लक्ष्मणगढ़ विधानसभा में गोविंद सिंह डोटासरा और सुभाष महरिया। तो ये वो ऐसी सीटें हैं। अर्चना शर्मा और कालीचरण सर्राफ मालवीय नगर में। नौहर विधानसभा से अमित चाचाड़, अभिषेक मटोरिया बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल और संतोष मेघवाल बीजेपी कांग्रेस से। और मंडावा विधानसभा से रीटा चौधरी, नरेंद्र कुमार। सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज और भजनलाल शर्मा। तो ये वो पूरी फेहरिस्त है, ये उन इलाकों की पूरी सूची है जहां पर जो सियासी योद्धा हैं वो इस वक्त मैदान में उतर चुके हैं। इंतज़ार है तो बस अब मुकाबले का, यानी कि उस तारीख का जब चुनाव होंगे, वोटिंग होगी। और उससे पहले अभी काफ़ी हद तक कई सीटों पर स्थितियां साफ हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है। जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि बीजेपी की तरफ से 2 लिस्ट आ चुकी हैं। कांग्रेस की अभी पहली लिस्ट आई जिसमें 33 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसमें क्योंकि अभी भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं। हालांकि कुछ सीटों पर जो कड़ा मुकाबला है वो फिलहाल देखने को यहाँ पर नज़र आ रहा है। कई ऐसी सीट हैं जहाँ पर सभी की नज़रें आकर के टिक जाती हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी के कई बड़े चेहरे जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में हैं। और क्योंकि सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम हो, ये सभी ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कि पहली लिस्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। तो अब जो ये मुकाबला है ये बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। और बीजेपी की तरफ से क्योंकि पहली लिस्ट में देखा गया सांसदों को उसमें ज़्यादा जगह दी गई थी और साथ ही साथ इस दौरान ये मुकाबला कितना कड़ा और बड़ा होने जा रहा है इस बात को जरा समझते हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयपुर से संवाददाता वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ उदयगढ़ से हमारे संजय व्यास हमारे साथ संवाददाता हैं हमारे, और सलमान मंसूरी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एक एक करके रिएक्शन ले लेता हूँ मैं। वीरेंद्र, सबसे पहले बताइए, क्योंकि अभी तक जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं ये कांटे का और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कौन सी सीट है जिस पर आकर के नजर टिक जाती है? सबसे कड़ा और बड़ा मुकाबला कहां दिख रहा है अभी टिकटॉक के ऐलान के बाद? इसे बीजेपी ने अपनी दूसरी जो लिस्ट जारी की है उस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे कि तमाम ऐसे जो उम्मीदवार हैं वो उतारे जहां पे ऐसा कोई विरोध नहीं है। अगर आप पहली लिस्ट को अगर सेकंड लिस्ट से आप कंपैरिजन करते हैं तो उसके अंदर जो पहली लिस्ट के अंदर जो 41 प्रत्याशी जो बीजेपी ने उतारे थे
वो लगातार है, वो वहाँ पे जो लगभग जो 12 सीटें हैं वहाँ पे जो विरोध है वो देखने को मिला था। लेकिन अब बीजेपी ने जो दूसरी सीट उतारी, माफ़ कीजिएगा, दूसरी जो लिस्ट जारी की है उसके अंदर जो 83 उम्मीदवार उतारे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा विरोधाभास ना हो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए इन 83 सीटों के अंदर 56 ऐसे विधायक हैं जो वर्तमान में हैं, उनको तवज्जो दी गई। और वहीं आप इस लिस्ट में देखेंगे जो जिताऊ प्रत्याशी है, जो पार्टी के लिए ज़मीन स्तर पे कार्य कर रहे हैं या फिर जो संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तमाम उन प्रत्याशियों को यहाँ पे तरजीह दी गई। अगर बात की जाए वसुंधरा राजे सिंधिया को, उन झालरा पाटन से बीजेपी ने उतारा। वहीं अगर आप देखेंगे कि सूर्यकांता व्यास हैं, वो जोधपुर से आती है, तो उनकी जगह दूसरे प्रत्याशी को उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा जो विधायक है, लगभग जो 7 जो विधायक हैं उनकी टिकट काटी गई है। उनकी जगह दो नए चेहरे हैं या फिर जो पिछली बार जो चुनाव लड़े थे या फिर निर्दलीय जो चुनाव लड़े थे उनको तवज्जो दी गई है। सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि जो अगर फर्स्ट लिस्ट की आप देखते हैं तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर 7 सांसद उतारे थे, 7 में से 6 का विरोध लगातार देखने को मिला था। लेकिन बीजेपी ने उससे सबक लिया और अब जो सेकेंड लिस्ट जारी की है उसके अंदर ऐसा जो विरोधाभास ना हो पार्टी के अंदर, क्योंकि ये जो 2023 विधानसभा चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प बनता जा रहा है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, कांग्रेस ने अपने 33 उम्मीदवारों को उतार दिया, लेकिन 33 वो सीटें हैं जहाँ पे कांग्रेस एकदम सेफ है, यानी वहाँ पे कोई विरोधाभास नहीं है। अगर आप देखेंगे दोनों सीटों का, अगर दोनों पार्टियों के अगर लिस्टों का कंपैरिजन करते हैं तो जैसे सीपी जोशी है तो सीपी जोशी के अंदर नाथद्वारा से वो चुनाव लड़ने वाले हैं। उनके सामने बीजेपी ने जो अभी हाल ही के अंदर विश्वजीत सिंह मेवाड़ हैं उन्हें अपनी पार्टी के अंदर तवज्जो दी और नाथद्वारा से उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं ऐसी सीटें हैं जो अपने आप में दिलचस्प भी दिखाई दे रही है। अगर बात की जाए नरपत सिंह राजवी, जो कि लगातार विद्याधर नगर विधानसभा से जीतते भी आ रहे थे और बढ़त के साथ जीतते आ रहे थे, जो वसुंधरा राजे सिंधिया के कार्यकाल के अंदर 2 बार मंत्री भी रहे हैं, वहीं उन्हें अब उनकी नाराज़गी को दूर करने के लिए बीजेपी ने उन्हें चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया है। तो कई चीज़ें हैं, कई ऐसे बातें हैं जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने ध्यान में रखा और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो राजस्थान के अंदर जो अपने प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में अपने योद्धा है वो उतार रही हैं। जी ठीक है, बिल्कुल जाहिर तौर पर वीरेंद्र, और इस पर हम बात भी कर रहे हैं, समीकरण समझने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सियासत का दंगल अब सच करके तैयार है। सियासी योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। संजय व्यास एक चीज़ और, सवाई माधोपुर के अंदर किरोड़ीलाल मीणा, दानिश अबरार आमने सामने आ चुके हैं। इस पूरे मैदान को देखा जाए या दूसरी जो आसपास की और दूसरी जो सीटें हैं जहां पर टिकट डिक्लेयर हो चुकी हैं, आप देखिए वहां पर ये कड़ा मुकाबला, और इस बार बीजेपी की तरफ से चुनौती देने के लिए, और ये पहले ही कह दिया गया था कि ये मुकाबला बहुत टफ रहेगा, हम ऐसे कैंडिडेट उतार रहे हैं, और इसके लिए बाकायदा देखा भी गया। पहली लिस्ट के अंदर 7 सांसदों को मैदान में उतार दिया और उसके बाद कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनको इस बार टिकट दी गई है। तो ये मुकाबला इस बार बड़ी दिलचस्प होने जा रहा है। जैसे ही 7 लोकसभा के सदस्यों को उतारा गया तो ऐसा लगता था जैसे कोई एकदम एक भूचाल सा आएगा, लेकिन 7 में से 6 जगह विरोधाभास होने लगा। इसके कारण समस्या बीजेपी की बढ़ती रही और जिस तरह से आप देखेंगे कि जहां जहां पर लोकसभा सदस्यों को उतारा गया है वहां वहां पर विरोध बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल, और विरोध बढ़ता चला जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। लेकिन कई ऐसी सीटें हैं जिन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है, और इसको लेकर के मैं जरा सलमान एक रिएक्शन आपसे भी। अगर देखा जाए पूरे आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, कई ऐसे नेता हैं, और ये विरोध की जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ बीजेपी में से सामने नहीं आ रही हैं, ये कांग्रेस में भी हो रही है। और कांग्रेस में भी कई नेता ऐसे हैं जो कि टिकट की दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि उनका टिकट जानबूझ करके काटा गया है। कई ऐसे नेता हैं पैराशूट कैंडिडेट को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या ये नजर आ रहा है कि आने वाला समय बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है, और सबसे पहले डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश होनी भी चाहिए, नहीं तो चुनाव में नुकसान होने की संभावना है। सलमान। बिल्कुल, मैं बता दूं कि चित्तौड़गढ़ में जिस तरह का कल नरपत सिंह राजवी का जैसे ही टिकट का नाम की घोषणा हुई तो चंद्रभान सिंह आके के जो समर्थक थे वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने राजवी का बड़ा विरोध किया।
हमारे साथ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, उनके समर्थक है, आके जगह हम इनसे बात करना चाहें कि उनका इस टिकट के बाद क्या रिएक्शन है, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि है। ये जो कल जो घटनाक्रम राजस्थान के अंदर निर्णय से जो चित्तौड़गढ़ में हुआ है, इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ, केंद्रीय नेतृत्व ने जो राजस्थान के नेतृत्व पे भरोसा किया था, उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की आंखों में धूल झोंकने का काम किया। उन्होंने उनके विश्वास के साथ विश्वासघात किया। जो जिसका व्यक्तिगत सर्वे ही नहीं हुआ उसको टिकट देने का काम किया। जो पिछली बार यहाँ के स्थानीय जो राज्य मंत्री है उनसे चुनाव हारे हुए उनको टिकट देने का काम किया। यहाँ की आमजन और कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। सिर्फ खुद की व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण, खुद के व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण और खुद की व्यक्तिगत वाहवाही के कारण ये निर्णय करा उन्होंने पार्टी को तार कर दिया। हम दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद को मानने वाले लोग हैं और वो कहते हैं कि जब ऊपर के लोग गड़बड़ कर, अब हम उसको निर्णय करेंगे जल्दी। और केंद्रीय नेतृत्व से भी हम मांग करते हैं कि अगर इसको पुनः विचार कर अगर उस निर्णय को वापस लेंगे तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलेगी, आम जन को राहत मिलेगी। क्योंकि जिनका टिकट काटने का काम इन्होंने किया है, उन्होंने भदेसर में जहाँ कांग्रेस का गढ़ था वहां पे कांग्रेस मुक्त करने का काम किया। चित्तौड़ पंचायत समिति जो कांग्रेस की गढ़ थी वहां से कांग्रेस को मुक्त करने का काम किया। और चित्तौड़गढ़ विधानसभा में जहां दो मंत्री भाजपा के यहाँ के झाड़ावत के सामने हार जाते थे, उस कैंडिडेट को लगातार 2 बार 12,000 25,000 से हराने का काम किया। ऐसे कैंडिडेट का टिकट काटना ये सीधा सीधा लगता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ था, एक व्यक्तिगत राजनीति थी और एक व्यक्तिगत द्वेषता थी। उन्होंने अपने केंद्रीय नेतृत्व के आंखों में धूल झोंकने का काम किया और ऊपर के लोगों को अंधेरे में रखकर इस प्रकार का निर्णय करने का काम किया। उनको क्योंकि उनके ब्लड में सलमान, लेकिन जरा पूछिए उनसे कि अभी जो नाराजगी है वो नाराजगी कहां तक, क्या कुछ दिनों के बाद समय के साथ साथ ये विरोध भी शांत हो जाएगा या विरोध स्वरूप निर्दलीय तौर पर अपने प्रत्याशी को वो उतारेंगे मैदान में बीजेपी के खिलाफ? रवि जी, आपसे एक सवाल है कि क्या ये जो विरोध है ये समय के साथ में खत्म हो जाएगा या फिर आगे आप निर्दलीय के रूप में आप इसके सपोर्ट करेंगे? ये समय के साथ खत्म हो सकता है ये विरोध, अगर केंद्रीय नेतृत्व पुनः विचार करके अपना निर्णय वापस करता है। नहीं तो ये विरोध नहीं रहेगा, ये एक लहर बन के स्थायी लहर बनेगी। और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया वो पूरे जीवन भर उनकी आने वाली पीढ़ियां तक इसको भुगतने का काम करे। तो क्या माना है कि चंद्रभान सिंह की हत्या का जो आधार है वो यहाँ के कार्यकर्ता है, आमजन है। आज उनकी 2 बजे बैठक है। यहाँ का आमजन और कार्यकर्ता जो निर्णय करेगा उस निर्णय को चंद्रभान सिंह जी आके स्वीकार करेंगे। उस निर्णय के आधार पर ही हम लोग आने वाले निर्णय हम लोग करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है। क्या जो कल टिकट नहीं मिला उसके बाद में आप क्या मानते हैं? जब केंद्रीय नेतृत्व द्वारा राजस्थान के जो प्रदेश नेतृत्व पे विश्वास करके जो चंद्रभान सिंह जी आज्ञा का चित्तौड़गढ़ विधानसभा से भाजपा का जो टिकट काटा, उसके बाद यहाँ दोपहर 2 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हजारों के करीब 8,000 या 9,000 कार्यकर्ता भारी से आते रहे, उग्र प्रदर्शन करते रहे, आक्रोश व्यक्त करते रहे। इसी दौरान चंद्रभान सिंह जी के समर्थन में करीब 400 पदाधिकारियों ने, जिनमें बूथ ठीक है सलमान, यानी कि कांग्रेस ये जो स्थितियां हैं ये अकेले बीजेपी के अंदर नहीं है, टिकट को लेकर के जो विरोध है वो कांग्रेस में भी है। और मैं वापस लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता वीरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, टिकटों का ऐलान हुआ, पहले टिकट ऐलान के बाद बड़ा हंगामा हुआ, लेकिन फिलहाल स्थिति थोड़ा सा शांतिपूर्ण नजर आ रही है। बड़ा विचार विमर्श किया गया, बड़ा मंथन किया गया, कई दौर की बैठकें हुई, कई दौरे हुए केंद्रीय नेताओं के, उसके बाद जाकर के टिकट का ऐलान किया जाता है। फिलहाल सभी शांति है या अभी भी हलचल है तेज? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आई थी उसमें लगातार हमने विरोध देखा था, क्योंकि अगर आप दूसरी लिस्ट को देखते हैं तो उसके अंदर जो पुराने जो बीजेपी के जो पुराने लीडर्स हैं उनको उतारा गया। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व महिला अध्यक्ष सुमन शर्मा। मैम, जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की है उसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में तो काफ़ी विरोध देखने को मिला था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। कहा कि कांग्रेस कहती रही कि हम पहले लिस्ट निकालेंगे, अगस्त महीने से ये हम सुन रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी ने जितनी तत्परता से टिकट रिलीज़ किया और रिलीज़ के बाद आप अभी कह रहे थे कि पहली लिस्ट में थोड़ा बहुत हंगामा हुआ, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है टिकट वितरण का। वो थोड़े दिन का था जो समाप्त हो गया और अभी जो टिकट आया आपने देखा कहीं कोई शोर शराबा नहीं है। तो मुझे लगता है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर चुनाव के जंग में कूदने वाली है और उसका परिणाम बहुत सुखद आने वाला है। मैम,
अगर बात की जाए नरपत सिंह राज जी को, पहले वो विद्याधर नगर से लगातार 3 बार जीत के आए, लेकिन अब पार्टी ने जब उनका टिकट काट के दिया कुमारी जी को विद्याधर नगर से अपना प्रत्याशी बनाया, अब उन्हें भी नरपत सिंह राजवी की जो नाराजगी चल रही थी उससे आपके पार्टी के आला जो नेता हैं उन्होंने बातचीत की, फिर उन्हें चित्तौड़गढ़ में टिकट दिया गया, लेकिन वहाँ पे भी चंद्रभान सिंह आकिया के जो समर्थक हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। किस तरीके से? नहीं, देखिए क्या है कि अगर आप राजवी साहब की बात करें तो चित्तौड़ से वो पहले भी चुनाव लड़े हैं। उनका चुनाव जयपुर में आने से पहले उनका चुनावी क्षेत्र वही था, तो इसलिए हो सकता है कि उनकी इच्छा रही होगी, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सेटराइट करने के लिए हमारे नेता लोग उनके पास गए। सेटराइट नहीं था, उनकी इच्छा ही थी। जो माहौल ऐसा बना, मीडिया ने उसको इतना शूटअप किया कि वहाँ विरोध है, विरोध नहीं था। और जिसका देखिए जो सिटिंग एमएलए होता है, टिकट कटती तो थोड़ी बहुत रिजेंटमेंट तो होती है, लेकिन सब सेटराइट हो जाएगा। बीजेपी में हमेशा हम लोग कहते हैं कि मनभेद नहीं रहता है, हमारे मतभेद हो सकता है, थोड़ी देर के लिए भिन्नता रहेगी, लेकिन मनभेद नहीं रहेगा और वो चीज़ें सामने आ जाएगी। तो कोई ऐसी बहुत विकट सी समस्या नहीं दिख रही टिकटों को लेके कि कोई बहुत हंगामा है या बहुत परेशानी है। सब बहुत कूल सा है और मुझे लगता है कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड टिकट है। नहीं वीरेंद्र, एक चीज़ और जानिए जरा उनसे, एक चीज़ जानिए कि 7 सांसदों का लगातार विरोध होता है, उसमें कई सांसद तो ऐसे हैं जिनका आज तक भी विरोध हो रहा है। लेकिन एक और सवाल भी है इसमें जुड़ा हुआ कि महिलाओं को भागीदारी ज़्यादा हो टिकट आरक्षण को लेकर के, टिकटों के नामों को लेकर के, लेकिन फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से जब महिला आरक्षण बिल को पास किया जाता है तो उम्मीद यही थी कि इस चुनाव के अंदर शायद उसकी एक झलक दिखाई देगी। हालांकि उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां अपनी तरफ से तो ज़रूर कोशिश करेंगी। लेकिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जब एक तरफ कानून पास कराने के लिए कोशिश होती है, उस पर खूब सियासत होती है, लेकिन जब चुनाव का समय आता है, टिकट देने का वक्त आता है, तब पॉलिटिकल पार्टियां पीछे हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनसे बात करूँ। मैम, आप भी खुद एक महिला हैं, मोदी जी ने अभी एक बिल महिलाओं को लेकर बिल भी पास किया। पार्टियां दावे करती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कि हम महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन आप देखते हैं पूरी 124 आपने अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन जितनी महिलाओं को यहाँ पे आप तवज्जो देने वाले थे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिखा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और दूसरा सवाल ये है मेरा मैम कि जिस तरीके से आपके पहली लिस्ट के अंदर 7 सांसद उतारे थे, उनका कई ऐसे सांसद हैं जिनका आज भी विरोध हो रहा है, तो उन चीज़ों से आप बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली, किस तरीके से उन चीज़ों से देखिए, पहले तो मैं सांसद का जवाब दे देती हूँ कि सांसद को चुनाव में उतारा गया तो विरोध हुआ, ऐसा नहीं है। सांसद हो या कोई और व्यक्ति हो, जब किसी व्यक्ति का टिकट कटता है तो जो व्यक्ति का टिकट कटता है वो विरोध करता है, पार्टी विरोध नहीं करती है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी संगठन बेस्ड पार्टी है, इसको कहते हैं कि कैडर बेस्ड पार्टी है। तो कैडर बेस्ड पार्टी में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जहाँ कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होती वहाँ चिंता होती है। तो जिस व्यक्ति का कटता है उसका 2-4 दिन विरोध दिखता है, फिर वो भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी का होता है तो वो मान जाता है, थोड़ी तकलीफ होती है उसको राजी कर लिया जाता है। लेकिन जैसे आप देवजी पटेल हैं, उनका अब भी काफी जगह देखने को मिला है कि उनके साथ मतलब विरोध भी हो रहा है। जैसे बालकनाथ हैं, उनका भी कई जगह विरोध देखने को मिला है। तो कैसे थोड़ा आप लोग भी सब्र कीजिए, अच्छी खबर आएगी। सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव के मैदान में जाएंगे। जो लोग आज विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं वो देवजी के साथ और बालकनाथ जी के साथ आपको नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एकजुटता का नाम है। 1-2 रिएक्शन को लेके इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतारी है इन कैंडिडेट को, और उसी रणनीति के साथ हम लोग राजनीति करते हैं और उस राजनीति की सफलता हमें मिलेगी कि राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे। दूसरा सवाल आपका जो था महिला को लेके कि कितनी टिकटें क्या है, देखिए मोदी जी को तो सबसे पहले हम लोग धन्यवाद देते हैं। 27 साल से जो अटका हुआ बिल था, जो हमारी कोहनी में गुड़ लगा दिया जाता था कि अब आ रहा है, उसको चरितार्थ किया। ठीक है, कांग्रेस के लोग इसको कहते हैं कि साहब ये अगली बार होगा। अरे होगा तो सही, ये तो कंफर्मेशन हो गया। लेकिन मैम कांग्रेस वो लगातार दावे कर रही कि ये बिल तो हमारा लाया हुआ है, लेकिन ये कैसे बिल हमारा लाया हुआ था? बिल लाया हुआ था तो राज्यसभा से पास करा के आपने लोकसभा में क्यों? आपके सहयोगी लोग थे जिन्होंने विरोध किया था, आप कई बिल तो पारित करवा लेते थे। महिला बिल पारित कराने की मंशा कांग्रेस की कभी नहीं रही। अगर रहती तो ये स्थिति नहीं होती। बहुत अच्छे बिल उन्होंने पारित किए, लेकिन महिला बिल पे कभी ध्यान नहीं दिया। महिला सिर्फ ये जानिए कि अभी टिकटों के ऐलान को लेकर के जो इंतजार है उसमें महिलाओं की भूमिका तो कुछ नजर ही नहीं आ रही है। सवाल ये है मेरा कि जिस तरीके से महिला आरक्षण आपकी सरकार लेके आती है, लेकिन
जिस तरीके से चुनाव की लिस्टें आई हैं, 124 उम्मीदवार उतारे में, उसमें मैम महिलाओं को इतना तरजीह नहीं दी गई। अभी थोड़ा वेट कीजिए, मिलेगा जितना संख्या, जहां संभावनाएं जीतने की, हम ठीक है। हारने के लिए तो महिलाओं को उतारेंगे नहीं, जहां संभावनाएं महिलाओं की है अभी की परिस्थिति में, वहां हम उनको देंगे। अभी थोड़ा वेट कीजिए, अभी कुछ रेस्ट ऑफ टिकट तो है ही अभी, उसमें मुझे लगता है कि महिलाओं की संख्या अच्छी रहेगी। पिछली बार हम लोगों ने जितना दिया था, आई थिंक हम उसके करीब पहुंचेंगे। ठीक है, मैं वापस लौटता हूं वीरेंद्र आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सुंदर जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। कई सीटों पर टिकटों का ऐलान हो चुका है, कई सीटों पर ऐलान होना बाकी है। पहली जो लिस्ट आई थी बीजेपी की, उसके बाद काफी हंगामा हुआ, लेकिन कई सीटों पर मुकाबला अभी भी खड़ा नजर आ रहा है, जहां पर दावेदारी दोनों पार्टियों की तरफ से पेश कर दी गई है। क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, चाहे चित्तौड़ की बात हो, चाहे लक्ष्मणगढ़ की बात हो? ये मुकाबला कड़ा है। बीजेपी क्योंकि साफ ही कर चुकी है कि आसान से ये मुकाबला नहीं रहेगा, बड़ा कड़ा रहेगा। श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? श्याम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। सर, मेरा सवाल यह है कि कई सीटों पर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। अब लक्ष्मणगढ़ सीट हो और चित्तौड़ की सीट हो, सवाई माधोपुर हो, ये ऐसी सीटें हैं जिन पर सभी की नजरें आकर के टिक जाती हैं। नाथद्वार वाली एक सीट हो गई, तो ये ऐसी सीटें हैं जिस पर सभी की नजरें। आपको क्या नजर आ रहा है, आपका असेसमेंट क्या कहता है सर? श्याम जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? श्याम सुंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है शायद संपर्क नहीं हो पाया है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। मैं हमारे जी श्याम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी श्याम सुंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी सर, मेरा सवाल यह है कि कई सीटों पर दोनों पार्टियों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है, कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है कई सीटों पर। आपका असेसमेंट क्या कहता है? एक लंबे समय से आप देख रहे हैं, बारीकी से आप नब्ज को जानते भी हैं। इस बार का चुनाव किस लिहाज से दिखाई दे रहा है? आवाज गूंज रही, आवाज सही समझ में नहीं आई, एक बार दोबारा दोहरा। चलिए, कुछ टेक्निकल इशू है, उसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं, उसके बाद मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। संजय व्यास भी हमारे साथ हैं। संजय, जरा जल्दी से बताइए, आपके आसपास की जो सीटें हैं वहां पर क्या नजर आ रहा है? कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां पर डिक्लेरेशन होना अभी बाकी है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन जिस सीटों पर अभी स्थिति साफ हो रही है वहां पर मुकाबला कड़ा। सीटें डिक्लेयर नहीं की है, सिर्फ मात्र एक ही सीट डिक्लेयर करी है उदयपुर के अंदर, वो है प्रीति सख्तावत की। उसके अलावा कांग्रेस की कोई भी सीट डिक्लेयर नहीं हुई, इसलिए अभी तक यह नहीं कहा जा सकता कि कैसा मुकाबला है। लेकिन उदयपुर शहर की जो सीट है, जो ताराचंद जैन के भाजपा ने उम्मीदवार बनाए हैं, उनके विरोध में उदयपुर नगर निगम के उप महापौर पारस सिंह भी उतर गए हैं। उन्होंने खुले तौर पर कह दिया है कि 24 घंटे के अंदर यदि कोई भी निर्णय नहीं लिया गया तो उसके बाद विरोध और तेज हो जाएगा। उनका कहना है कि ऐसे व्यक्ति को वोट देना, उम्मीदवार बनाना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पे हमेशा भाजपा के साथ रहा हो। इन्होंने पिछले चुनाव में बगावत करी थी और गुलाब चंद कटारिया के विरुद्ध कई बार इन्होंने बगावत करी थी। ठीक है, सलमान मंसूरी, मैं जरा जल्दी से आपके पास आ रहा हूं। सलमान, एक चीज और बताइए, आसपास भी आपके लोग हैं, पार्टी के अंदर टिकट ऐलान के बाद एक बार फिर से हंगामा हो रहा है। आपको नहीं लगता, जरा पूछे उनसे भी कि पार्टी आलाकमान अगर निर्देश करे तो क्या उसके बावजूद भी वो पार्टी के जो कैंडिडेट है उनका समर्थन नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट चुनाव में उतर जाएंगे? समझाइश करें और हमारे विधायक साहब को वापस पुनः टिकट देते हैं, तो उसके लिए हम मानने को तैयार। पार्टी का निर्णय और ऊपर आला कमान को भी सोचना चाहिए। जो 2 बार जीता हुआ विधायक, जो पहली बार 12,000 वोटों से जीता, दूसरी बार 25,000 वोटों से जीता है, और आज चित्तौड़ का जन जन का जो लाडला एक नेता, और उसको आप टिकट, जो पूरे मेवाड़ में एक सीट ऐसी सीट है जिसको सुरक्षित सीट मानते हैं कि जीती हुई सीट है। मेरा सवाल ये है, यदि वो आला कमान जो है वो आपके समर्थन करते हैं, हाँ, और वो टिकट नहीं देते हैं चंद्रभान जी को, तो आप क्या करेंगे? नहीं, चंद्रभान जी को टिकट नहीं देते तो जो जनता का निर्णय है उसको मानेंगे हम। तो क्या निर्णय के लिए अगर उसका साथ देंगे? सभी साथ देंगे, सभी साथ देंगे। 50,000
ठीक है, मैं बिल्कुल जाहिर तौर पर ये सलमान एक तस्वीर आपने जो दिखाई है, जो कार्यकर्ताओं का, जो समर्थकों का कहना है वो ये कि जनता तय करेगी कि आगे आने वाले समय के अंदर ये चुनाव किस दिशा में जाएगा। खैर, मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्याम सुंदर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्याम सुंदर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? और मेरा सवाल आपसे यही है कि कई सीटों पर दोनों पार्टियों की तरफ से टिकटों का ऐलान हो चुका है, कई सीटें हॉट सीट बन चुकी हैं, कई सीटों पर सीधे सीधे कड़ा मुकाबला है। बीजेपी ने भी इस बार कह दिया था कि ये चुनाव बहुत कड़ा और बड़ा होने जा रहा है। आपका असेसमेंट क्या कहता है? चलिए, बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर जी, आप जुड़े हमारे साथ और हमारे तीनों ही संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे। बहुत